अगर आप क्लैट पीजी 2026 एग्जाम नेक्स्ट 4 से लेके 5 मंथ्स में क्रैक करना चाहते हैं, बी एट फॉर पीएसयू के अंदर इंटरव्यू लेने के लिए, बी एट फॉर कि आपको टॉप एनएलयू से अपना एलएलएम परस्यू करना है या जैग एंट्री एसएसबी क्वालिफाई करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक 100% गारंटी के साथ सक्सेस गाइड देने वाला हूं कि कैसे आप ये एग्जाम क्रैक करोगे इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में। और उसके लिए पहला काम प्लीज आप लोग ये करिए कि आप लोग जाके लिखिए कि सर यस आई एम विद यू एंड आई विल क्रैक दिस एग्जाम, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और आपको भी अपने आप से एक प्रॉमिस हो कि हाँ मैं सर के साथ हूं, मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो पक्का पक्का करूंगा। और उसके साथ में हमारे चैनल संभव लोग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज यहां पे हम लोग रोजाना आपके क्लैट पीजी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, वीकली केस लॉ समरीज आते हैं, रोज हम लोग यहाँ पे आपको जो केस लॉज होते हैं लैंडमार्क वाले वो पढ़ाते हैं, आपको स्ट्रेटजी टिप्स सब कुछ दी जाती है। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में हमारा टेलीग्राम का व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करिएगा ताकि आपको जो भी फ्री मॉक पेपर्स होते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, स्टडी मटेरियल होता है, वो सारा आपको मिलता रहे। और साथ ही में इस बार अब बात करते हैं कि वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे पेपर पैटर्न को कि लास्ट 6 इयर्स में यहाँ पे क्लैट कंसोर्शियम ने एग्जैक्टली किस तरीके से पेपर पैटर्न के अंदर में चेंजेस करे, क्या क्या आपसे वो डिमांड करता है कि आपको पढ़ाई क्या करनी है। फिर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि आपको जो भी टारगेट है उसके हिसाब से कितने मार्क्स लेके आने। देन वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट डेट्स कि आपका एग्जाम ये कब तक होगा, कैसे आपको बाकी चीजें एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, कैसे करना है। देन वी विल गो टुवर्ड्स दिस सिलेबस कि आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं इन द लास्ट 6 इयर्स, क्या क्या चेंजेस आए हैं। देन वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज, क्या इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको उनको कवर करना है इस टाइम फ्रेम में, पूरा बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द केस लॉज के लैंडमार्क केस लॉज, रिसेंट केस लॉज, कैसे आपको उनको पढ़ना है। देन वी विल लास्टली टॉक अबाउट द सोर्सेज जो कि आपको यूज करने हैं। और ये बाइंड करिएगा स्टूडेंट्स कि जो भी मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा दीज विल बी 100% फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आपको कोई भी एक पैसा देने की यहाँ पे इन रिसोर्सेज के लिए जरूरत नहीं है। तो ये आपकी एक पूरी डिटेल्ड सेल्फ प्रिपरेशन गाइड होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर जो भी स्टेप्स बताऊंगा उनको प्लीज बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो करिएगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए इस बार आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो और आपको एक कोर्स भी मान लो चाहिए जहां पे आपको एक ठीक ठाक स्ट्रक्चर मिल जाए कि मेरे को लेक्चर्स मिल जाए, केस लॉ समरीज मिल जाए, मॉक पेपर्स मिल जाए, वो भी हाईएस्ट क्वालिटी के, जिसकी जो सक्सेस रेट हो वो टेस्टेड हो पिछले लास्ट 5 इयर्स में, तो आप 549 में हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में भी आगे बता दूंगा। अब बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में। देखिए आपका ये जो पेपर है ना स्टूडेंट्स, ये 120 मार्क्स का पेपर होता है, जहां आपको 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को क्रैक करने के लिए, जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा, और अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत करा तो आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने मिलती है। अब यहाँ पे पेपर का पैटर्न डिफिकल्ट कहां पे होना शुरू होता है, अगर आप पिछले लास्ट के 6 इयर्स के पैटर्न को देखोगे वहां से। तो देखिए पहले क्या हुआ कि यहाँ पे 2020 में 12 पैसेजेस 10 क्वेश्चंस का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, वेयर बाय द लेंथ ऑफ द पेपर वॉज क्वाइट लार्ज। आपको 300 वर्ड से लेके 500 वर्ड्स के पैराग्राफ मिलते थे, जिसमें आपके एटलीस्ट 10 से लेके 12 सब्जेक्ट्स होते थे, और जो क्वेश्चंस होते थे वो मोस्टली आपके लैंडमार्क केस लॉज के ऊपर बेस्ड होते थे, जिसमें कि पढ़ाई करना थोड़ा आसान होता था, कॉम्प्रिहेंशन के आंसर से आंसर ढूंढना आसान होता था, पेपर वाज अ बिट सिंपल। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर 2021 में पेपर हुआ तो आपको देखने मिला 20 पैसेज और 6 क्वेश्चंस का यहाँ पे पेपर। पैराग्राफ की लेंथ तो छोटी हो गई, करीब 250 वर्ड्स की या 300 वर्ड्स के पैराग्राफ आ गए, लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्रीज ड्रास्टिकली। आपका कम से कम 18 से लेकर 19 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे गए। यहाँ पे आपके केवल लैंडमार्क केस लॉज नहीं, रीसेंट केस लॉज जिसमें आपके छोटे छोटे डिवीजन बेंच के जजमेंट्स वो भी आपके पूछे गए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा गया, जिससे कि पेपर की डिफिकल्टी और बढ़ी। और लास्टली अभी आप रिसेंट में अगर पिछले 2-3 पेपर्स को देखोगे तो 24 पैराग्राफ और 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां पर आपका पैराग्राफ का लेंथ और छोटा हुआ, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 20 से लेके 22 हो गए, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करता था पहले की, जिसको पढ़ के 30-40 मार्क्स आराम से आ जाते थे, वो अब पैटर्न चेंज हो गया। अब आपको सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको बराबर से पढ़ना है। और ये कैसे पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, उसके लिए अगर आप कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने एक ये दे रखा है पूरा पेपर गाइड कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। इसके अंदर ये जितने सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ लोगे तो इनफ नहीं होने वाला, बिकॉज इसमें आप देखेंगे कि आपका आर्बिट्रेशन लॉ गायब है, आईपीआर यहाँ पे गायब है, यहाँ पे बैंक्रप्सी नहीं है, इंसॉल्वेंसी वाला जो आपका है इंश्योरेंस लॉ वो नहीं, काफी सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपके नहीं है, जिनको कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है फ्रॉम द पेपर इटसेल्फ। और साथ में अगर आप देखोगे ये लिखा हुआ है ना, मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये जो लाइन है वो यहाँ पे एक पूरा वाइड एम्बिट देता है अपना कंसोर्शियम को कि वो अपने हिसाब से जो पेपर उनका आए वो बना सकते हैं। तो पैटर्न यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे वाइल्ड है, पता ही नहीं चलता कि कब कौन के उसमें से क्या क्वेश्चन पूछेंगे या कौन सा यहाँ पे पेपर में से कुछ आने वाला है। दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टेल। इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि आप अपने फाउंडेशनल स्टडीज को मजबूत रखिए, बिकॉज ये पास्ट में भी ट्रेंड मैंने पिछले 5 साल से देखा है, एज अ मेंटोर मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स की फाउंडेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी होती है, पैटर्न चाहे जो भी आ जाए वो हमेशा बढ़िया स्कोर करते हैं। इसीलिए द फर्स्ट टिप आई विल गिव इज दैट
फोकस अपॉन योर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स मोर देन यू फोकस अपॉन योर केस लॉ समरीज एंड अदर थिंग एल्स। पहला काम। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टारगेट्स और अटेम्प्ट्स की कि आपको यहाँ पे कट ऑफ वगैरह देखिए क्या जाता है। अगर आपको टॉप पीएसयूज के अंदर जॉब पानी है, अगर आपको टॉप पीएसयूज के अंदर जॉब पानी है, तो एटलीस्ट आपको 80 से लेके 85% मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 120, विच इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टारगेट, बिकॉज यहां पर टॉप 10 और टॉप 20 में बहुत कम मार्क्स से डिफरेंस से रैंक चेंज होती है। इसीलिए एटलीस्ट 1 से लेके 2 अटेम्प्ट लगता है यहां तक पहुंचने में। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ी आपकी किस्मत अच्छी होगी, देन यू कैन वेरी इजीली स्कोर इन द टॉप 20s, टॉप 30s, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, अगर आप बात करते हो कि अगर आपको टॉप 2 एनएलयूज में, एनएलएसआई और नलसार में जाना है, तो आपको एटलीस्ट 75 मार्क्स लेके आने ही आने हैं, ताकि आपका रैंक अंडर 200 रहे। फिर उसके बाद 65 से 75 अगर आप लेके आते हैं, तो आपको जो टॉप 7 यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब जीएनएलयू और एमएनएलयू मुंबई तक, वो आपको मिल जाती है। अगर आपको टॉप 10 में आना है, तो एटलीस्ट 65 से लेके 55 मार्क्स। और अगर आपको मान लो जनरल कैटेगरी के अंदर होते हुए कॉलेज ही चाहिए, तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे 50 मार्क्स तक तो लेके आना ही है। एटलीस्ट मैक्सिमम 45 आप कर सकते हो, ताकि आपकी रैंक अंडर 2000 आए, सो दैट यू गेट अ सीट अलॉटेड। वरना आपको यहाँ पे काउंसलिंग में सीट ही अलॉट नहीं होगी अगर आपका इतने 45 से कम मार्क्स आए, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका, अगर आप 35 से लेके 40 मार्क्स लेके आते हैं, तो जैग एंट्री के अंदर में आपका एसएसबी क्वालिफाई होने का चांस आराम से हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये बात तो हो गई कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास टाइम यहाँ पे कितना रिमेनिंग है। तो देखिए, आप ये वीडियो हो सकता है जुलाई के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड वीक में देख रहे हो, और आपके पास यहाँ पे अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, देखिए ये महीना बचा है। तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप ये जो पहले के 3 महीने हैं, या फिर जुलाई भी आपके पास जो भी टाइम बचा है, इसको आप डिवोट करिए अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की स्टडीज में और अपने लैंडमार्क रीसेंट केस लॉस की स्टडीज में। और जो कि आपके पास यहाँ पे अभी कम टाइम रह गया, करीब 21 डेज आपके पास रह गए हैं, आपको अपने सब्जेक्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। आप हमारे लक्ष्य सीरीज के अंदर में हम लोग वीडियोस बनाते हैं, जहां पे हम लोग सब्जेक्ट वाइज बताते हैं कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ने हैं। तो उनका इस्तेमाल करके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको जरा टाइम देते हुए अपनी पढ़ाई को करिएगा। और आपको जो लास्ट का महीना रहेगा नवंबर का, उसको आपको फोकस करना है अपने रिवीजन के ऊपर और अपने मॉक पेपर्स के ऊपर, ताकि आपको जो मैक्सिमम रिजल्ट है, रैंक डिसाइडर जो आपका है, वो आपके मॉक पेपर्स होते हैं। बिकॉज अगर मान लो आपकी 1000 में रैंक आ रही है, आपके मॉक पेपर्स में पता है अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रिवीजन करोगे लास्ट के 1 महीने में, उससे डिसाइड होगा कि जो 1000 की रैंक आपकी आने वाली होगी, वो कैसे 100 या टॉप 50 में जाएगी। अब यहां पर स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा कि आपको इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है। और जो भी मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाले सेल्फ प्रिपरेशन के हिसाब से बताऊंगा। कोई आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहला जो इसमें पार्ट है, वो है आपके फाउंडेशनल स्टडीज का, जिसमें आपको पता है कि आपको पहले के 4 महीने देने हैं, और जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के, वो आपको कवर करने हैं। इनको कवर करते हुए आपको इनके साथ के जो डिटेल केस लॉज दिए होते हैं ना, वो कवर करने हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जैसे मान लो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर हमें पता है कि सज्जन सिंह, शंकर प्रसाद, आईसी गोलकनाथ, फिर आपका केशवन भारती, फिर आपका मिनर्वा मिल्स, ये आपकी सीरीज ऑफ केसेस है। इसके बीच बीच में यहाँ पे अमेंडमेंट्स भी कई सारे आए हुए हैं। तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि ये क्रोनोलॉजी क्या है, इन केसेस के अंदर क्या क्या हेल्ड हुआ, क्या क्या चेंजेस आए उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में, डॉक्ट्रिन में क्या इवॉल्वमेंट हुआ। और उसके बाद अगर मान लो कोई रीसेंट का लैंडमार्क केस लॉ या रीसेंट केस लॉ कोई उन्होंने पूछा, एकदम लेटेस्ट वाला, तो उसमें इसी सेम क्रोनोलॉजी के अंदर से आपसे पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट इज व्हाई डिटेल्ड स्टडी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में नहीं, ऊपर ऊपर से आपको देख के चलना, बुलेट पॉइंट्स देख के आपको चलने हैं। ये एक आपका काम होगा। इस दूसरी जो आपको चीज करनी है, वो है आपको केस लॉस की स्टडी अच्छे से करनी है, जिसमें आपको 2 तरीके के जो केसेस है, वो है आपके लैंडमार्क केस लॉस, वो आपको कायदे से करने हैं। एटलीस्ट यहाँ पे 200 आपके होंगे 2017 से लेके 2025 के बीच में, जो कि आपको करने हैं। इसके लिए अगर मैं आपको एक सोर्स बताऊं, तो आप SC ऑब्जर्वर पे चले जाइएगा। वहां पे आपको एक बहुत अच्छा रिपोजिटोरी मिलता है केसेस का। बस वेबसाइट खोलिए और वहां पे डिसाइडेड केसेस के ऊपर जाके क्लिक करिए, पेंडिंग और डिसाइडेड में डिसाइडेड पे क्लिक करिए, और जितने यहाँ पे 70-80 केसेस देती है, उनको आप पढ़ लो। आपका 50-60% काम वहीं से हो जाएगा। बाकी अगर आपको कवर करना है, तो आप नेट पे जाके चैट जीपीटी पे आप चले जाओ, फिर वहां पे डाल दो कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस फॉर 2024, 23, 22, ऐसे कर करके आपका लिस्ट पूरा बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वहां पे एरर वगैरह का चांस होता है। तो अगर मान लो आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से A to Z पूरा सब केस लॉ समरी के साथ पूरा अगर मान लो चाहिए, लैंडमार्क केस लॉस भी, रिसेंट केस लॉस भी, बाकी सब कुछ भी, तो आप हमारा एक कोर्स है 3999 का, वो चेकआउट कर सकते हो यार। उसमें ना क्या है, हम लोगों ने केस लॉ समरीज और मॉक पेपर्स जो हमारे हैं 50
वो आपके फुल लेंथ वाले और 100 आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, वो पूरा वहां पे दे रखा है। तो आपकी बहुत बढ़िया तरीके से सेल्फ प्रिपरेशन के अंदर वो कोर्स एक अच्छे से आपको रिसोर्स दे देगा। तो आपको बस केवल फाउंडेशनल स्टडीज के ऊपर पढ़ाई पे फोकस करना है, वो बहुत आपका अच्छा, मतलब आप देख सकते हो वो आपके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे लैंडमार्क केस लॉस के बाद रिसेंट केस लॉस की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 300 से लेके 400 करने हैं मेरे हिसाब से, जो आपका ये 4 मंथ का टाइम पीरियड है इसी के अंदर में। और उसके लिए आप लाइव लॉ या बायर एंड बेंच को रेफर कर सकते हो। कैसे आपको वो करना है वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। और लास्टली यहाँ पे एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। पहला काम आपको क्या करना है, एक आपका न्यूज़पेपर आपने सुना होगा द हिंदू, उसके अंदर जो लीगल आई सेक्शन होता है ना, उसको आप रोजाना हाफ एन आवर पढ़िए, जिससे आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बिल्ड होगी। अगर आपके मान लो पहले से थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है वो। और दूसरा आपको काम ये करना है कि आपको मॉक पेपर्स लगाने हैं। मॉक पेपर्स जितने आप लगा सकते हो उतना ज्यादा आप यहाँ पे बढ़िया स्कोर करोगे, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉप करते हैं, टॉप 1000 में या टॉप 100 में रैंक लाते हैं, सबके सब लास्ट के जो महीना होता है उसमें मॉक पेपर बहुत अच्छे से लगाते हैं। और जो आपके ये पहले के 4 महीने उनमें भी एटलीस्ट कोशिश करिए कि वीक में अगर आप एक मॉक पेपर, या अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो तो एटलीस्ट सेक्शनल मॉक पेपर्स आप लगाते जाओ या प्रैक्टिस सेट लगाते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर बेसिस पे बनी रहे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करना है। तो देखिए, ये आप काम ये करोगे कि आप अपने सब्जेक्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। और जो परसेंटेज मैंने मेंशन करा है ना, ये आपका पिछले 6 साल के अंदर में इतने परसेंटेज में यहाँ पे पेपर्स में से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप पेपर उठा के देखोगे पीवाईक्यूज के, तो वो तो आपका जैसे बिजनेस लॉ का एक पार्ट आपने तोड़ा, फिर आपने क्रिमिनल लॉ का एक पार्ट लिया, फिर एक अपना मिसलेनियस लॉज का अदर्स का कर लिया, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और उससे जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स है उनको आपने ले लिया। तो इन 4 पार्ट्स को आपको 4 महीने में अपना कवर करना है। अब उनको कवर करने के लिए अगर आप बात करते हो कि सर मुझे एक ऐसा रिसोर्स को बता दो जहां से मेरी तैयारी हो जाए, बिकॉज हाँ मैं सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता हूं लेकिन बहुत ज्यादा यूट्यूब पे जाऊं और मैं किताबें उठाऊं ये करूं, उतना मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज अभी केवल 5 महीने रह गए। तो आपको मैं अगर एक कंसोलिडेटेड बात कहूं तो 549 में जो हमारा ये कोर्स है, कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, इसके अंदर आप एनरोल इसलिए करो बिकॉज यहाँ पे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है संभव लॉ का पिछले 5 साल का। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो फैकल्टीज है सारी, मैं खुद यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एनएलयू क्वालिफाइड हम लोग फैकल्टीज है, सारी की सारी नेट क्वालिफाइड है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जितने भी टॉपर्स है हर साल हमारे टॉप 100 में 5 से लेकर 6 टॉपर्स होते ही होते हैं। प्लस एक स्ट्रक्चर में सारा कंटेंट आपको, स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, आपको वीडियो लेक्चर्स, सारे के सारे एकदम डिटेल्ड सब कुछ मटेरियल मिल जाता है। तो आपको एकदम जिसको कहते हैं द बेस्ट कोर्स दैट इज देयर फॉर सेल्फ प्रिपरेशन अगर कोई है तो वो संभव लॉ का है। आप पूरा इसको चेकआउट भी कर सकते हो, हमारे टेस्टिमोनियल से सब कुछ यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर वेबसाइट पे सब कुछ पढ़ा है, आप देख सकते हो, फिर आप डिसाइड कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, तो अगर आपको चेकआउट करना है डेफिनेटली इसको आप देख सकते हो। और नहीं तो अगर मान लो आपको ये है कि नहीं सर केवल क्लैट पीजी नहीं, मुझे एलेट पीजीबी, सीवीटी पीजीबी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, या जितने आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सारे के सारे ही देने हैं, और मुझे बस एक आप सिंगल कोर्स दे दो जो कि मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, साथ में मेरा ऑल इंडिया बार का भी यहाँ पे काम हो जाए। मान लो अगर आपको यूजीसी नेट की तैयारी भी करनी है वो भी आपका सर हो जाए। तो आपका ये जो कोर्स है कंप्लीट एलएलएम कैप्सूल कोर्स, ये आपका 15 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ पहली बात तो आता है। दूसरा, इस कोर्स का प्राइस अभी केवल 6499 है, 7499 की जगह। तो इसको आप चेकआउट करिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा कोर्स आपका ये रहेगा, एज अ कंपेनियन आपके साथ रहेगा पूरे टाइम। और प्लस मैं एज अ मेंटर आपके साथ पूरे टाइम 24/7 रहूंगा। जब भी मुझे कॉल करना है करो, जब भी मुझे मैसेज करना है करो, मैं आपकी हर तरह से जो मेंटोर के तौर पे हेल्प होती है वो मैं आपकी करूंगा। तो अगर आपको देखना है स्टूडेंट्स, आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन जर्नी में इन कोर्सेज का चेकआउट कर। अब स्टूडेंट्स ये बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट 4 से लेकर 5 मंथ्स में आपको इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है। देखिए, पहला काम आपको ये करना है कि जो भी मैं आपको सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स या बेरैक्स बताऊंगा उसको आपको अपने पास रखना है, फिर चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो, फिर आपके पास हार्ड कॉपी फॉर्मेट में, उससे मतलब नहीं है, बेरैक्ट आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्लैट पीजी बहुत पूछता है, तो आपको इंडेक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि अब अपनी पढ़ाई के लिए अगर आप नोट्स यूज करने जा रहे हैं तो कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स यहाँ पे यूज करने की गलती मत करिएगा। आप आराम से कोई भी मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं, जुडिशरी वाले जो आपके कोचिंग्स होते हैं ना, अच्छी वाली कोचिंग्स, या तो उनके नोट्स आप फेवर कर सकते हो, उसके लिए आप चाहिए मुखर्जी नगर, या फिर आप ऑनलाइन मान लो ऑर्डर कर लो, उससे आपका काम आराम से हो जाएगा। या फिर आप एके जैन सीरीज ऑफ बुक जो कि दुक्की भी कहलाती है, उनका आप यूज कर सकते हो बहुत आराम से, उसमें आपका काम हो जाएगा। बिकॉज कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने संभव लॉ के अंदर में भी सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू, इन्हीं मटेरियल्स के थ्रू एग्जाम क्रैक करा है, अच्छी अच्छी रैंक लाए हैं। आपको अलग से कोई भी यहाँ पे कोचिंग के अलग से वो करने की डिटेल नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर जो आपका माइनर सब्जेक्ट्स है उनके आपको नोट, जैसे मान लो लेबर लॉ की बात करते हो, आप सीधे सर्च करें नेट पे कि लेबर लॉ नोट्स या टैक्स लॉ नोट्स, आपको बहुत आराम से नोट्स मिल जाएंगे, उनका आप यूज करिए, आराम से आपका पेपर निकलेगा। बहुत एक्स्ट्रा आपको कुछ भी एफर्ट करने की या बुक्स पढ़ने की जरूरत अब इस पॉइंट पे नहीं है, बिकॉज टाइम हमारे पास अभी बहुत ज्यादा रह नहीं गया है। दूसरा, आप प्लीज अगर लेक्चर्स आपको मान लो देखने का स्टाइल है आपका, तो आप यूट्यूब पे जाइए, आप जाइए बस सर्च करिए लेबर लॉ
लेक्चर सीरीज या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेक्चर सीरीज आपको बहुत आराम से अच्छे फैकल्टीज के, चाहे कंप्रेस फॉर्मेट में, चाहे बहुत लंबे लंबे वन शॉट या जैसे भी आपको पढ़ना है, लेक्चर सीरीज आपको मिल जाएगी। उससे आप जाके अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करिए बिना किसी दिक्कत के। फिर आपको अगला काम ये करना है कि अपने केस लॉज के लिए आपको 2 सेट ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। पहला जो रजिस्टर होगा वो आपका होगा एक इंडेक्स रजिस्टर, जिसके अंदर आप नोट करोगे, खास करके लैंडमार्क केस लॉज की बात करते हैं तो एटलीस्ट 200 लैंडमार्क केस लॉज फ्रॉम द ईयर ऑफ 2017 से लेकर 2025 तक के वो आपको नोट करने हैं, जिसमें आप ये नोट करोगे कि आपका केस का नाम क्या था और केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ था। और रीसेंट केस लॉज के लिए 2023 से लेकर 2025 के जितने आपके केसेस आए सब्जेक्ट वाइज और आपका ईयर वाइज, मंथ वाइज, वो नोट करिए और उसमें नोट करिए कि यहाँ पे केस क्या था, केस के अंदर हेल्ड क्या हुआ था। दैट्स ऑल। ये आपका इंडेक्स रजिस्टर एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपको आखिरी महीने में नवंबर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इट विल बी अ बिग लाइफ सेवर। इसको प्लीज करिएगा। और दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको रजिस्टर जो दूसरा मेंटेन करना है वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे आपको लैंडमार्क केस लॉज, रीसेंट केस लॉज के लिए यहाँ पे नोट मेकिंग करनी है, ताकि आपका पूरी हैबिट बने। पहली बात तो लिखने की, अपना वो करने की, केस लॉ समरीज को या केस लॉज को पढ़ने की, और उसके साथ में आपको मॉक पेपर्स यहाँ पे कम से कम लगाने हैं, एटलीस्ट 20 से लेकर 30 बिफोर द एग्जामिनेशन। और कोशिश करिए कि आप हर हफ्ते एक मॉक पेपर लगाइए जब आपका अगस्त का महीना शुरू हो, और उसको 2 से लेकर 4 के बीच में लगाने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपको एक हैबिट बने आपके दिमाग में कि हाँ 2 से 4 मेरे को पेपर देना। तो उस हिसाब से आपका दिमाग ट्रेन भी होगा। और उसके साथ में अगर आप संभव लॉ में हमारे साथ कोर्स में एनरोल्ड हो तो हम लोग आपको सब्जेक्ट वाइज आपके जो सेक्शनल मॉक पेपर्स होते हैं ना वो भी प्रोवाइड करते हैं। फिर आप चाहे हमारे फुल लेंथ कोर्स में हो, चाहे आप हमारे केस लॉ समरी वाले कोर्स में, दोनों में ही आपको वो चीज मिल जाती है। तो आप अगर वो भी यूटिलाइज करते हुए तैयारी करोगे तो आपको बहुत अच्छा एक तैयारी मिलेगी। और फिर नवंबर के महीने में आप जवा के फुल मॉक लगाइए, आपको बहुत बढ़िया से तैयारी यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट है, फिर जो आपके बाकी पार्ट्स हैं उनको आपको कवर कैसे करना है। तो देखिए, हर पार्ट को अगर आप 22 से लेकर 23 डेज देंगे तो आपका 3 महीने में यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होगा। और इसमें आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की आप बात करते हो तो इसको आपको 10 से लेकर 11 दिन में खत्म करना होगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट के साथ में जो आपके लैंडमार्क और रीसेंट केस लॉज है उनको भी आपको कवर करने की जरूरत है। और इसके अंदर में जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके आप हमारे लक्ष्य सीरीज की जो वीडियो है, जहां पे हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं, उसको जाके एक बार रेफर कर लीजिए। आपको एक बहुत ही डिटेल आइडिया मिलेगा कि किन टॉपिक्स में हमको ज्यादा टाइम यहाँ पे देना है। इसके आगे जब आप बात करते हो लेबर लॉ की, तो ये जितने आपके बेरैक्स है ना, इसको अगर आप 4 से 5 दिन में खत्म करोगे तो आराम से ये आपका हो जाएगा। सेम चीज इन्वायरमेंट लॉ के साथ भी, ये आपकी जितनी बेरैक्स है इसको भी आप 4-5 दिन में खत्म करके आर्बिट्रेशन और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट को 1-2 दिन में करके भी करोगे तो ये आपका पूरा पार्ट आराम से हो जाएगा। फिर आपको जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जैसे मान लीजिए बेरैक्स आपकी होती हैं, छोटे छोटे जो आपके होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी क्रिमिनल लॉ वाले पार्ट में आपका जैसे मान लो बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए है, इसमें आपको पढ़ने तो न्यू लॉज हैं, लेकिन आपको ओल्ड लॉज की जो आपकी इंडेक्स है उसको आपको कायदे से अभी भी याद रखना है। बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते हैं अभी भी उसमें ओल्ड लॉज और न्यू लॉज दोनों मेंशन होते हैं। तो आपको इंडेक्स दोनों का ही याद रखना है। जो जो नई चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट हुई उनको याद रखना है। उसके लिए भी आप हमारे लक्ष्य सीरीज की वीडियो को टारगेट करिएगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके अलावा जितने आपकी ये वाले बेरैक्स है ना, इनको आप जब पढ़ोगे तो ये पूरा एक दिन में आपका पूरा पूरा बेरैक खत्म होगा। खत्म करने का तरीका क्या है वही मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यूएपीए को खत्म करना है तो आपको पता है कि भाई हाँ उसके हिस्ट्री, फीचर्स, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल आपने पढ़ लिया। फिर आपका सेक्शन 2 में जैसे डेफिनेशन क्लॉज है वो आपने पढ़ लिया। फिर आपको ये देखना है कि हाँ भाई कौन सा ऐसा लैंडमार्क केस लॉ था जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर लॉ को इंप्लीमेंट करा। जैसे मान लीजिए थोड़ा फसल का, के नजीब का केस बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क है यूएपीए के अंदर। तो आपको ये पता चल जाता है उस केस के अंदर से कि आर्टिकल 20, 21, 22 और सीआरपीसी के बेल के प्रोविजंस के अंदर से मिलाकर हमें यूएपीए को पढ़ना है। और उसके साथ में हमें पता है कि 43D5 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 43 बहुत इंपॉर्टेंट है, 43AE बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको पूरा पता चल जाएगा। तो आराम से आपका एक दिन में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके लिए भी आप ऑनलाइन नोट सर्च करोगे, बहुत आराम से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कितना टाइम आपको देना। तो ये जो 3 सब्जेक्ट आपने देखे ना, इनको आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट यहाँ पे 15 दिन का टाइम इसको दे दीजिए। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स है इनको एक दिन भी आप कर दोगे तो 7 से लेकर 8 दिन में आपका ये हो जाएगा। 21 डेज में ये भी आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर लॉज की। तो यहाँ पे जैसे आप बात करते हो जूरिस्प्रूडेंस की, सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे पढ़ाई आप करने का टाइम नहीं रह गया है। तो आप कोई मोटी बुक जैसे प्रांजपे या वो सब उठाने का नहीं है। आप जाइए सीधे एक जन सीरीज उठाइए, उसमें से उठा के करीब 10 दिन के अंदर में जूरिस्प्रूडेंस खत्म करिए। और उसके बाद जितने हो सके प्रैक्टिस सेट्स और मॉक पेपर्स लगाइए, जिससे कि आपका जूरिस्प्रूडेंस जितना स्ट्रांग हो सकता है उतना यहाँ पे हो जाए। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोशिश करिए कि आप इंटरनेशनल लॉ के साथ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी अगर कवर कर पा रहे हो इस टाइम फ्रेम में तो आप कर लो। और उसके बाद आपका हिंदू लॉ
ये वाले जितने आपके टॉपिक्स है, और मुस्लिम लॉ के अंदर आपका वक्फ एक्ट आपका मिला के बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार, उसको देखते हुए आपको करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगने वाला है, तो मैं आपको कहूंगा कि इसको आप कम से कम महीने भर का टाइम ले लो। 10 दिन आप दे दो जूरिस्प्रूडेंस को, आप 10 दिन दे दो इंटरनेशनल लॉ को, और बाकी हिंदू लॉ और आईपीआर वगैरह को आपको 2 या 3 दिन लगेगा करने में। तो आपका हफ्ते 2 हफ्ते में ये हो के आपका आराम से 1 मंथ के अंदर में अदर लॉज वाला ये पार्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो आपका बचता है वो है आपका बिजनेस लॉज का पार्ट। इसके अंदर में आप कोशिश ये करिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स को आप इन सब्जेक्ट के साथ मिला के करिए, आराम से आपका 1 वीक के अंदर ये आपका पार्ट हो जाना चाहिए। फिर कंपनी लॉ के अंदर अगर आप सेबी एक्ट के साथ पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यहाँ पे 1 वीक का, उसको आप कवर करिए। उसके बाद आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, वो आप मान लो 2-3 दिन दे पा रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता है क्लैट में, तो आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, वो आप कर लीजिए। फिर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए, 3-4 दिन का, इसको आप कार्य से कर लो। और उसके बाद आप चाहो तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी हटा भी सकते हो, बैंकिंग लॉ चाहो मत पढ़ो, यहाँ पे इंश्योरेंस लॉ भी चाहो तो आप छोड़ सकते हो। और ये जितने आपके एक्ट्स देख रहे हो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ, ये वाले इनको आप थोड़ा सा करके 1 वीक का टाइम दे दो, जिससे आपका 21 डेज में ये वाला भी पोर्शन आपका मोटा मोटा हो जाएगा, ताकि आपका नवंबर का जो पूरा महीना है वो आप अपने रिविजन की तरफ प्रॉपर्ली फोकस में दे पाओ। और ये जो भी आप पढ़ाई करोगे उसको आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके केस लॉज आप पढ़ो लैंडमार्क और रीसेंट वाले, उसके साथ मिलाकर पढ़ो, तभी आपका यहां पे सिलेबस 3 महीने में खत्म होगा। तो जैसे अगर आप मान लीजिए इफ यू आर रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ ही यू नो कि मेरे को लैंडमार्क केस लॉज भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के करने, वो आप करेंगे उसके साथ में। और आपके जो रीसेंट केस लॉज है वो भी आप उसी समय में करोगे, कि जब आप लाइव लॉ में जाओगे या बार एंड बेंच में जाओगे, वहां पे आपको कैसे पढ़ाई करनी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए जो मैंने आपको रजिस्टर वाला जो मैंने आपको टेक्निक बताई, वो आपको कैसे इंप्लीमेंट करनी वो समझना इन केसेस को पढ़ते हुए इन 4 महीने में। पहली बात, आपको नेम ऑफ द केस, हर केस का नोट करना, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साइटेशन के साथ कि किस ईयर में आया था। दूसरा, आपको उसका रेशियो डिसिडेंडाई जो है वो आपको कार्य से याद करना है कि रेशियो एग्जैक्टली था क्या। ऑबिटर मत भी रटो तो कोई दिक्कत नहीं, केवल ये मैं बता रहा हूं रिसेंट केस लॉज के लिए। और जो उसमें लॉज इन्वॉल्व थे वो आपको पूरा मेंशन कर लेना है कि ये लॉज यहाँ पे सेक्शंस इन्वॉल्व थे। ये आपका रिसेंट केस लॉज के नोट्स ऐसे बनेंगे, और केवल हाफ पेज के नोट्स बनाना, उससे ज्यादा बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर आप लैंडमार्क केस लॉज की बात करते हो तो उसमें आपको बस थोड़ी चीजें और ऐड कर देनी है, जिसमें आपका ऑबिटर डिक्टा आ जाएगा केस के अंदर में, कि कोर्ट ने अपनी ओपिनियन भी क्या दी वो भी आपने उसमें अपना ऐड कर लिया, किस पर्टिकुलर जज ने क्या बोला, मान लो कंसेंटिंग ओपिनियन थी, डिसेंटिंग ओपिनियन थी, जो भी था वो आपने अपना दे दिया, कंकरिंग ओपिनियन सॉरी। उसके बाद आपका कोरम ऑफ जजेस, जो आपका डिसेंटिंग ओपिनियन उसके साथ है, वो आपने पढ़ते हुए इंपॉर्टेंट जजमेंट जो थे, जो कि यहाँ पे ओवर रूल हुए या फिर यहाँ पे साइट करे गए कोर्ट के द्वारा कि ये इसके बेसिस पे हम अपनी रूलिंग दे रहे हैं, वो आपने नोट करे। मान लो कोई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन कोर्ट ने यूज करी थी, वो आपने पढ़ लिए। तो उससे आपके लैंडमार्क केस लॉज के 2 पन्ने के नोट्स बनेंगे और रिसेंट केस लॉज के हाफ पेज के नोट्स बनेंगे, तो आपका आराम से काम ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको आपको पढ़ाई जो करनी है लाइव लॉ और बार एंड बेंच से, कैसे आपको पता करना है कौन सा केस इंपॉर्टेंट है वो सब आपको यहाँ पर। पहली बात तो लाइव लॉ जब आप खोलोगे ना, एक आपका ऑप्शन वहां पे आता है केस लॉ डाइजेस्ट का, ठीक है। और ये जो केस लॉ डाइजेस्ट होता है ये आपको हर ईयर का और हर मंथ का और हर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो वो आप खोलोगे और उसके अंदर में आप जाके जब सर्च करोगे तो आपको पहली चीज ये देखनी है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है भैया, वो मैं नोट कर लूँ। ये आपका जनरली 5 जज 7 जज बेंच या 3 जज बेंच का होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली होती है, वो आपने नोट करना है। फिर ऐसे डिसीजन जो कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जैसे मान लीजिए दे रहे हैं, जैसे अभी के नजीब का केस हमने देखा, या आप मान लीजिए हमने रजनीश नेहा का केस देखा, उसमें गाइडलाइंस दिया कोर्ट ने कि मेंटेनेंस कैसे भाई काम करता है, उसके अंदर किस तरीके से मेंटेनेंस के अंदर में आपका अलॉटमेंट होगा, किस बंदे को क्या मिलेगा, पूरी बात बताई, वो आपने नोट करना है। फिर ऐसे कोई डिसीजन जैसे मान लीजिए कंट्रोवर्शियल है, जैसे अमीश देवगन वाला केस था, अर्नब गोस्वामी वाला केस था, ये सीधे सीधे इसके पैराग्राफ क्लैट के अंदर पूछे गए थे, तो इनको आपको पढ़ के जाना जरूरी है। जैसे अभी रिसेंट में एक आपके बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उनका यहाँ पे बहुत ही मेजर इंडियन मीडिया कॉर्पोरेट हाउस से बैटल हुआ, वो आपने ये अमानतुल्लाह खान वाला जो पूरा मैटर था कि आपका वक्फ एक्ट के अंदर में वो किया, वो आपने देख लिया। इस टाइप के मैटर्स आपको नोट करके जाने। चौथा आपका रहेगा ऐसे डिसीजन जिसमें कि मान लो किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने मान लो कोई जजमेंट, जैसे के नजीब को मैंने आपको बताया, अभी मैंने उसमें बताया मेंटेनेंस वाले में भी कि ये आपका इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, वो आपने देखा। और या फिर ऐसा डिसीजन जिसमें कि मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी पर्टिकुलर केस के अंदर में टेस्ट करी उन्होंने, भले उसको रिपील नहीं करा लेकिन एटलीस्ट बोल दिया कि ये जो एक्ट है ये सही क्यों है, वो भी आपको नोट करके चलना। तो इस तरीके से आपका कैटेगराइजेशन हो गया कि इस टाइप के केसेस आपको पढ़ने। बाकी लाइव लॉ के ऊपर जो भी दिया रहता है ना, वो आपका पूरा कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स और गॉसिप होती है कोर्ट की, वो पूरा बेकार है, वो आपको नहीं पढ़ाई करनी है। आपको उसको काफी हद तक रिफाइन करके बहुत ही फाइन तरीके से पढ़ाई करनी है। उसी के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हो, आ जाओ वहां पे, बिकॉज वहां पे हम लोग पूरा आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से रीसेंट केस लॉ, लैंडमार्क केस लॉ पूरा आपको दे देते हैं मटेरियल। आपको केवल पढ़ना होता है और बाकी अपना मॉक पेपर आप लगाओ। मॉक पेपर भी आपका केस लॉज जो हम लोग बताते हैं उसी के बेसिस पे होता है, और हम लोग जो मॉक पेपर्स करवाते हैं उसके अंदर में वी
बेसिकली कंडक्ट द मॉक पेपर बेस्ड अपॉन द रीसेंट एंड लैंडमार्क केस लॉ जो उसी साल में आ रहे हैं। तो हम लोग अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में कम से कम 25 मॉक पेपर्स बैक टू बैक कराएंगे। तो सोचो आपकी प्रैक्टिस कितनी बढ़िया होगी। तो अगर आपको चेकआउट करना है आप उसको देख सकते हो। उसके बाद लास्टली अगर मैं आपको एक बार रिफ्रेश कर दूं कि आपको क्या क्या सोर्सेज यूज करने, तो वो आप सुन लो। पहला पॉइंट आपको अगर मान लीजिए पढ़ाई करनी है अपना, तो आप एके जैन फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के लिए एके जैन या किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स का यूज करिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा हो तो अपना वाइट जो यूट्यूब चैनल होता है उसका इस्तेमाल करिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए सर्च करके, और या फिर आप ऑनलाइन जाइए और ऑनलाइन अपना नोट सर्च कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहां पे आपको बेसिक नोट्स जो होते हैं हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, चाहे टैक्स लॉ हो, बैंकिंग लॉ हो, कुछ भी हो आपको मिल जाएगा। दूसरा काम आपको यह करना है कि आप जब केस लॉज की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट हमेशा याद रखनी कि वहां पे लैंडमार्क केस लॉ का बेस्ट आपको मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा चैट जीपीटी या फिर अपना गूगल का यूज करके ये निकाल लीजिए कि हर साल की जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉज है 2017 से लेकर 25 तक के वो कौन से, वो आप अपना पढ़ लीजिए। उसके बाद तीसरा काम आपको ये करना है कि जो आपके रीसेंट केस लॉज होंगे, रीसेंट केस लॉज के लिए आपको लाइव लॉ या बैलेंस बेंच का यूज करना है, वहां से आपको पढ़ाई करनी है। गॉसिप नहीं पढ़नी है, केवल जो मेन केसेस है उनको पढ़ना है, जो मैंने बताया तरीका उस तरीके से। और लास्टली जब आप बात करते हो मॉक पेपर्स की, तो आपको मॉक पेपर्स हर वीक एक मॉक पेपर लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। और जब लास्ट का आपका 1 मंथ बचेगा तो आपको एटलीस्ट 2 मॉक पेपर्स हर दिन मतलब हर अपना 2 मॉक पेपर्स हर वीक में 2 बार लगाने ही चाहिए मिनिमम आपका, तभी आपका यहाँ पे एटलीस्ट 20 से लेकर 25 मॉक पेपर्स आपके लग पाएंगे टोटल में। और आपको उसके लिए भी अगर आपको मॉक पेपर सीरीज ज्वाइन करनी है तो संभव लॉ की बेस्ट कोचिंग सीरीज आपका यहाँ पे आपको मिलेगी मॉक पेपर सीरीज के लिए। या फिर अगर आप किसी और कोचिंग में भी देख रहे हो तो उनका एटलीस्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना कि उन्होंने लास्ट 2-3 ईयर्स में या 4 ईयर्स में कितना यहाँ पे सिलेक्शन रेट दिया है मॉक पेपर्स में। अगर आपको रिसेंट केस लॉस, लैंडमार्क केस लॉस प्रॉपर से पूछे जा रहे हैं अपने सीनियर्स में, अपने जो फैकल्टीज हैं या फिर आपके जो ऑनलाइन में ग्रुप्स हैं उनमें जाके डिस्कशन करिए, वहां से पता करके सही डिसाइड करके ही लीजिएगा, वरना फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। गलत सलत मॉक पेपर आपने ले लिया तो आपको फिर वो बेनिफिट की जगह नुकसान ही आपका होगा, तो वो ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।